विनोद और शोभा की 3 बेटियां थी। उसकी तीनों ही बेटियां काली थी। बस इस बात की चिंता हर समय शोभा को सताती। ऐसे ही एक दिन जब विनोद कूड़ा बेचकर घर आता है तो शोभा विनोद से कहती है, सुनिए जी, मुझे अपनी तीनों बेटियों की बहुत चिंता सताती है। पर किस चीज की चिंता तुम्हें सताती है? माना कि हम गरीब हैं, कूड़ा बेचकर अपना पेट पालते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटियों की परवरिश नहीं कर सकता। वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जानती हूँ कि हम गरीब हैं और कबाड़ी वाले हैं। मुझे तो चिंता इस बात की सताती है कि हमारी तीनों ही बेटियां काली हैं और हम गरीब कबाड़ी वाले। हमारी तीनों बेटियों से कौन शादी करेगा? जो भी शादी करेगा वो तो मोटी रकम मांगेगा। इसीलिए हमें अभी से ही अपनी बेटियों की शादी की चिंता करनी चाहिए और पैसे भी जोड़ने चाहिए। शोभा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब के जमाने में कोई रंग रूप नहीं देखता। और वैसे भी मैं अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। तुम देखना, जब हमारी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगी तब लड़के वाले खुद हमारी बेटी के पास आएंगे उनसे शादी करने के लिए। तब देखना तुम उस दिन मैं अपनी बेटी की विदाई कितने धूमधाम से करूंगा। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तुम हमारी विदाई की फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं? आखिर मैं भी एक माँ हूँ। अच्छा चलो, ये बातें बहुत हो गई। अब जल्दी से अंकिता और अंजलि को बुला लो, खाना खाना है। बाकी की पढ़ाई बाद में कर लेना। इस तरह से परेशान शोभा अपनी परेशानी अपने पति को बताती है। पर विनोद के समझाने के बाद भी शोभा की परेशानी कम नहीं होती। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और कबाड़ी का काम करने की वजह से विनोद की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पति? अचानक से इनको खून की उल्टी कैसी हो गई? सब ठीक तो है ना? माफ करना बहन, पर तुम्हारे पति को कैंसर है। अगर आपने अभी अपने पति का इलाज नहीं करवाया तो उन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। विनोद की बीमारी की खबर सुनने के बाद शोभा की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर शोभा और उसका परिवार इतना गरीब था कि वो विनोद का इलाज नहीं करवा पाते और कुछ ही महीनों में विनोद की मृत्यु हो जाती है। आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं अपनी तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी अकेले कैसे संभालूंगी? माँ, हम गरीब हैं, इसीलिए हम पापा को नहीं बचा पाए। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं किसी की अपने घर में बीमारी से मौत नहीं होने दूंगी। मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अब हम पापा का सपना पूरा करेंगे, बस आप निराश मत होना। अब शोभा अपनी तीनों बेटियों के लिए जीने लगती है और अपने पति की तरह कबाड़ी का काम करती है। देखते ही देखते शोभा की तीनों बेटियां बड़ी हो जाती है और एक दिन शोभा की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बीमार माँ को देख शोभा की तीनों बेटियां डर जाती हैं और शोभा को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? इन्हें क्या हो गया? अचानक से इतनी खांसी क्यों होने लगी? फिक्र मत करो, सब ठीक है। बस हल्की सी खांसी है और अपनी माँ से कहो कि वो कबाड़ी का काम छोड़ दे। गंदगी की वजह से उन्हें बीमारी भी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर, हम समझ गए। अब शोभा की तीनों बेटियां अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगती है और शोभा को कबाड़ी का काम करने के लिए मना कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शोभा की तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। देखो मेरी बेटियों, मैं जानती हूँ तुम तीनों पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हो और अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हो, पर इतना अच्छा रिश्ता नसीब से आता है। इस रिश्ते के लिए मना मत करना। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अगर हमने शादी कर ली तो हमारा करियर कैसे बनेगा? पापा का सपना कैसे पूरा होगा? तुम तीनों मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? तुम तीनों काली हो, तुम तीनों से कोई शादी नहीं करेगा। अगर किसी को पता चल गया कि मैं गरीब कबाड़ा बेचने का काम करती हूँ तो सोचो कौन थामेगा तुम्हारा हाथ? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूल गई क्या पापा ने तुम्हें क्या समझाया था? मुझे सब याद है, पर मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहती। और पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी। वैसे भी अब मैं इतना कमा नहीं पाती कि तुम तीनों को पढ़ा सकूं।
माँ, हम तो खुद चाहते हैं कि तुम घर पर आराम करो, इसीलिए तो हम तीनों पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। और माँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो आपको ही आसानी होगी आपकी तीनों बेटी की विदाई करने में। अब शोभा की तीनों बेटियां शोभा को काफी समझाती है। अपनी बेटियों की जिद के आगे शोभा कुछ नहीं कर पाती और रिश्ते के लिए मना कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और शोभा की तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। माँ देखो, आखिरकार मैं टीचर बन ही गई। और मैं डॉक्टर। अब हमारे घर में कोई भी पापा की तरह बीमारी से नहीं मरेगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम तीनों बहनों ने पापा का सपना पूरा किया। सही कहा था मेरी बेटियों ने आज। तुमने आखिर अपने पिताजी का नाम रोशन कर दिया। देख रहे हैं आप, आपकी तीनों बेटियां काबिल बन चुकी है। अब हम कबाड़े वाले नहीं कहलाएंगे, अब हम अपनी बेटियों के नाम से पहचाने जाएंगे। माँ, आपको खुश देखकर आज हमें बहुत खुशी हो रही है। अब बारी आपके सपने की है। आप हमारे लिए अपनी मर्जी का लड़का देख सकती हैं। हाँ माँ, हमें शादी से कोई ऐतराज नहीं है। आखिर मैं अब पुलिस वाली जो हूँ, और मैं भी देखती हूँ कि कौन दहेज मांगता है आपसे। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुझसे तो सब वैसे ही डरते हैं। और तेरे पुलिस बनने के बाद किसी की कहाँ इतनी मजाल कि वो तेरे सामने मुंह खोल पाए। अब मेरी बेटियों की विदाई वैसी ही होगी जैसे मेरे पति ने चाही थी। आज शोभा बहुत खुश थी। अब शोभा कभी भी किसी को ये कहने में नहीं कतराती थी कि वो एक कबाड़ी वाली है। अब शोभा सर उठाकर गर्व से कहती है कि इसकी तीनों बेटियां सरकारी कर्मचारी है। पंडित जी, मेरी तीनों बेटियां काबिल हैं। भले ही उनका रंग काला है, पर उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छू रखा है। इसीलिए आप मेरी बेटियों का अच्छे घर में रिश्ता देखना, और इस बार लड़के वालों को सच बता देना कि मैं एक कबाड़ी वाली हूँ। हाँ हाँ शोभा बहन, क्यों नहीं। आखिर अब तुम्हारी तीनों बेटियां काबिल जो बन गई हैं, अब तो हर कोई तुम्हारी बेटियों से शादी करने को तैयार होगा, भले ही वो काली ही क्यों। पंडित शोभा की तीनों बेटियों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखते हैं और बहुत जल्द शोभा अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता एक ही घर में तय कर देती है। मेरी तीनों बेटियों का रिश्ता तय हो गया। बहुत जल्द मेरी तीनों बेटियों की विदाई हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरी आंखें खुशी के मारे झलक रही हैं। माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? तुम्हारी बेटी की विदाई के साथ साथ ना तुम्हारी विदाई भी होगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। अपनी बेटियों की बात सुनकर शोभा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शोभा बड़े ही धूमधाम से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवाती है। शादी के बाद शोभा उसी तरह से अपनी तीनों बेटियों की विदाई करती है जैसा कि उसके पति ने चाहा था। अपनी बेटियों की विदाई करने के बाद शोभा गंगा नहाने जाती है। राधा एक अमीर घर की लड़की थी जिसे अपने अमीरी पर बहुत घमंड था। राधा की शादी की उम्र हो चुकी थी। राधा के घमंड की वजह से अक्सर उसका रिश्ता टूट जाया करता, क्योंकि जब भी लड़के वाले उसे देखने आते तो वह अपने अमीर होने का रौब उनके सामने झाड़ने लगती, जिस वजह से राधा के माता पिता परेशान हो जाते हैं। और एक दिन राधा की गैर मौजूदगी में राधा के माता पिता आपस में बात करते हैं। सुनिए जी, हमारी बेटी को अपनी अमीरी का बड़ा घमंड है। अगर इसी तरह से रहा तो हमारी बेटी शादी नहीं करेगी। अब हमें कुछ करना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम सही कह रही हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं राधा का क्या करूं, ताकि जब लड़के वाले आए तो वो इस रिश्ते के लिए मना ही ना कर पाए। मेरी मानो तो राधा को एक दिन का मौन व्रत करने को कह दो। अब वो आपका कहा टालती नहीं है, और जिस दिन उसका मौन व्रत होगा उस दिन लड़के वाले को बुला लेंगे, और इस तरह से लड़के वालों को हमारी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और वो उसकी सुंदरता देखकर उससे शादी कर लेंगे। अब राधा के माता पिता उसकी शादी करवाने का प्लान बनाते हैं और राधा के पिता उसे मौन व्रत धारण करने को कहते हैं और उसी दिन अनिकेत नाम के लड़के को अपने घर अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बुला लेते हैं। आइए आइए शोभा बहन, बैठिए। दरअसल आज मेरी बेटी का मौन व्रत है तो वो कुछ बात नहीं कर पाएगी, पर आप मेरी बेटी को देख सकते हैं। अरे भाई साहब, आपके बातों से ही पता चल रहा है कि मेरी होने वाली बहू कितनी ज्यादा संस्कारी होगी। अब ना मुझे बस मेरी बहू के दर्शन करा दीजिए आप।
शोभा और उसका परिवार राधा के परिवार जितना अमीर नहीं था, इसलिए वो लोग चाहते थे कि राधा उनके घर की बहू बने ताकि आने वाले समय में उनका भी फायदा हो सके। अब शोभा राधा को देखते ही पसंद कर लेती है और बहुत जल्द राधा की शादी अनिकेत से हो जाती है। पर ये क्या, शादी के बाद शोभा का सपना टूटने लगता है जब शोभा राधा को उसकी पहली रसोई करने को कहती है। बहू, ये मत समझना कि मैं तुमसे काम करवा रही हूँ। तुम हमारे घर की नई नई बहू हो, इसीलिए ये एक तरीके का रस्म है। और आज ना तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम सबके लिए खाना बनाओगी और बदले में हम सब तुम्हें नेक देंगे। क्या कहा आपने? आप मुझसे नौकरों वाला काम करवाना चाहते हो और कह रहे हो कि रस्म है? भला ये कैसी रस्म है? देखिए, ये बकवास रस्म मुझसे नहीं हो पाएगी। आप घर के नौकरों से ही काम करवा लीजिए, मुझे माफ कीजिए। माँ, राधा के घर वालों ने हमसे झूठ कहा। ये संस्कारी नहीं बल्कि बड़ी ही बेशर्म है। और तुम सुनो, हमारे घर में नौकर नहीं है, हमारे घर की बहू ही घर संभालती है और घर के काम भी करती है। माँ, आपके एक छोटे से लालच ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। किसने कहा हमारे घर में नौकर नहीं है? तुम लोगों ने अपनी हैसियत देखी। तुम्हारी हैसियत तो हमारे नौकर बनने लायक भी नहीं है, इसीलिए इस घर के नौकर मेरे ससुराल वाले हैं। अच्छा है, मुफ्त में काम होगा। और एक बात, लालच का फल मीठा नहीं कड़वा होता है। इतना बोलकर राधा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी शोभा खुद घर के काम करने लगती है। अपनी माँ को इस तरह से काम करता देख अनिकेत को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप क्यों इस बदतमीज लड़की की बदतमीजी झेल रही हो? अभी इसको घर में आए 2 ही दिन हुए और देखो किस तरह से इसने हमें नौकर बना दिया। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस लड़की से अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए? बेटा, रिश्ते जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि तोड़ने के लिए। और उसने सही तो कहा है ना कि नौकर ही तो हैं हम, क्योंकि बहुत जल्द नौकर मालिक बनेगा। तुझे इस लड़की का कुछ दिनों के लिए नौकर बनकर इसका दिल जीतना पड़ेगा और उसके बाद तुझे उसकी असली जगह लेनी होगी। तब जाके इसे पता चलेगा कि नौकर कौन है और असली मालिक कौन है। शोभा भले ही गरीब थी पर उसके लिए उसकी इज्जत सबसे प्यारी थी। अपनी बहू की ऐसी बदतमीजी देख अब शोभा भी ठान लेती है कि वो जहर को जहर से ही काटेगी और इसलिए वो अपनी बहू के इशारों पर नाचना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन शोभा अपनी बहू के कमरे में जाती है और एक नौकरों की तरह राधा से बात करती है। राधा बहू, मैंने घर का सारा काम कर लिया और तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो बताओ खाने में क्या बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की। आज मेरा कुछ बाहर से खाने का मन है, मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लूंगी। इसलिए तुम मेरे पैर दबा दो, मेरे पैर में बहुत दर्द है। हाँ बहू, क्यों नहीं। बहू रानी, बहुत जल्द ना तेरा घमंड कांच की तरह तोड़ने वाली हूँ मैं। जिस ससुराल वालों को तूने अपना नौकर बनाया ना, अगर उसी ससुराल वाले ने तुझे साड़ी और घूंघट में खड़ा करके अपना हुक्म न चलाया ना, तो मेरा नाम भी शोभा नहीं। अब शोभा अपनी बहू के पैर दबाने लगती है और कुछ देर बाद ऑफिस से अनिकेत कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आता है और राधा से कहता है, ये कुछ बहुत जरूरी फाइल है, इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। जल्दी से साइन कर दो और मेरे साथ ऑफिस चलो। हमारा एक क्लाइंट अचानक से ऑफिस में आ गया और वो तुमसे बात करना चाहता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया। अगर ऐसी बात थी ऑफिस में ही साइन करवा लेते ना। खैर, अब घर फाइल लेकर आ ही गए हो तो लाओ साइन कर दो। जब तक तुम गाड़ी निकालो, मैं रेडी होकर नीचे आ रही हूँ। अब राधा बिना डॉक्यूमेंट पढ़े उन पर साइन कर देती है और अपने ही पति को अपना ड्राइवर बनाकर ऑफिस जाती है, जहां वो एक बहुत बड़ी डील करती है। अब कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और एक दिन जब राधा नेल पॉलिश लगा रही होती है तो गलती से शोभा उसे टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी नेल पॉलिश खराब हो जाती है और राधा को गुस्सा आ जाता है और राधा सब कुछ भूलकर अपनी सास को एक जोरदार तमाचा मार देती है। बुढ़िया, लगता है तेरी उम्र हो चली है, तभी तो तुझसे गलतियों पर गलतियां हो रही है। अगर तो सच में मेरी सास ना होकर नौकरानी होती तो मैंने अपने बाप से वादा किया ना होता ना, तो मैं तुझे तेरी असली औकात याद दिला देती। राधा अपनी सास को भला बुरा कह ही रही होती है कि तभी वहाँ अनिकेत आ जाता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। ये सब देखकर अब अनिकेत को बर्दाश्त नहीं होता और वो राधा को एक थप्पड़ मारते हुए राधा से कहता है, बर्दाश्त तुम नहीं, हम तुम्हें कर रहे हैं, क्योंकि धोखे से तुम्हारे पिताजी ने हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा दिया था
और मेरी माँ को लगा कि तुम एक संस्कारी लड़की हो, और शादी के बाद जब हमें पता चला तो हमने तुम्हें घर से बाहर निकालने का फैसला लिया। पर तभी तुम्हारा बुढ़ा बाप कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया जिसमें लिखा था कि हम तुम्हारे ससुराल वाले नहीं नौकर हैं, और इसलिए हमें तुम्हारी जिल्लत सहनी पड़ेगी। पर मैंने भी हार नहीं मानी और मैंने भी तुमसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया जिस पर लिखा था कि अब सिर्फ तुम हमारी नौकरानी हो और तुम्हारा सारा बिजनेस कारोबार अब मेरा और मेरी माँ के नाम पर है। तो इसलिए अपनी औकात में रहो, तुम समझी? राधा का खेल उसी पर भारी पड़ चुका था। अब राधा को समझ आ जाता है कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। अब राधा अपनी गलती की माफी मांगती है, पर अनिकेत उसे माफ नहीं करता, जिस पर शोभा अपने बेटे से कहती है, बेटा, बहू को एक मौका दे दे। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और जब इंसान का सब कुछ छिन जाता है ना, तब ही उसे अकल आती है। और वैसे भी ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक बार तो मौका देना ही चाहिए। शोभा के कहने पर अनिकेत राधा को एक और मौका देता है, जिसके बाद राधा अपनी अमीरी का घमंड कभी नहीं करती और अपने ससुराल वालों को नौकर ना समझकर उन्हें अपने परिवार की तरह समझती है। तारा के 2 बेटे थे, प्रदीप और हिमांशु। तारा का बड़ा बेटा बहुत ही समझदार था। उसने अकेले ही पूरा घर संभाला हुआ था। तारा की बड़ी बहू अर्पिता भी काफी समझदार थी, इसलिए तारा चाहती थी कि उसके छोटे बेटे हिमांशु की शादी भी एक ऐसी ही संस्कारी और गुणी लड़की से हो। इसलिए तारा हिमांशु के रिश्ते के लिए पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे बड़े बेटे प्रदीप के लिए जैसी बहू लेकर आए थे ना, वैसे ही बहू आप मेरे हिमांशु के लिए भी ढूंढ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की शादी हो सके। हाँ पंडित जी, देवरानी आ जाएंगी तब मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हिमांशु बेटा की शादी अब मैं जल्द से जल्द करवा लूंगा, ताकि बड़ी बहू को देवरानी का साथ मिल सके और आपको अपनी छोटी बहू का। इस तरह से पंडित जी हिमांशु का रिश्ता परी नाम की लड़की से करवा देते हैं। परी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। परी की माँ बहुत लालची थी। वो शुरू से ही चाहती थी कि उसकी बेटी का ससुराल अमीर हो, जहाँ उसकी बेटी राज कर सके। पर शादी के बाद जब परी देखती है कि घर की सारी जिम्मेदारी उसके जेठ और जेठानी पर है, तो वो अपनी जेठानी से अंदर ही अंदर जलने लगती है। मुझे लगा था मैं हिमांशु के घर में सबसे छोटी हूँ, तो वो सब हमें चाहते होंगे, लेकिन यहाँ सबसे चहेती तो जेठ जेठानी जी हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां भी इन्हीं दोनों के कंधे पर है। मैं तो बस इनकी नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अरे परी, क्या हुआ? तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी। अच्छा दीदी, वैसे जेठ जी इतने लेट क्यों आते हैं? अरे परी, तुम्हारे जेठ जी का अपना खुद का रेस्टोरेंट है, इसीलिए रेस्टोरेंट बंद करते करते उन्हें 11-12 बज जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा लेट घर आते हैं, और जिस दिन जल्दी आते हैं उस दिन मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। अब कल की बात ले लो, वो मेरे लिए एक सोने का हार लेकर आए। सोने का हार? जो भी कहो, मौज तो इस अर्पिता की ही है। इसका पति रोज इसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, और एक मेरा पति है जो आज तक मुझे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गया। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रदीप अर्पिता के लिए पायल लेकर आता है। ये देखकर परी अंदर ही अंदर अपनी जेठानी से और ज्यादा जलने लगती है। इस घर के मालिक तो जेठ जी हैं। घर की सारी बागडोर भी उन्हीं के हाथ में है। मेरी शादी तो एक भिखारी से हो गई। क्यों ना मैं जेठ जी के ऊपर डोरे डालूं और अपनी प्यारी सी जेठानी की सौतन बन जाऊं। हाँ, ये सही रहेगा। बस एक बार मैं जेठ जी को अपने काबू में कर लूं, फिर ये घर की धन दौलत, प्रदीप जी और उनके लाए हुए तोहफे, सब कुछ मेरा होगा। इस तरह से परी अपने जेठ को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने का सोचती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे परी बहू, ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या? हम सबको पार्टी में जाना है। नहीं माँ जी, मुझे सब याद है, पर मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आप सब पार्टी में जाओ, मैं आराम कर लेती हूँ। अगर ऐसी बात है परी, तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ तुम्हारी देखभाल करने। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में तबीयत ठीक हो जाएगी। आप क्यों मेरी वजह से यहाँ रुकेंगी? जाइए ना आप, मैं ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख लूंगी। इस तरह से परी सभी को पार्टी में भेज देती है और खुद प्रदीप का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही रात को प्रदीप घर आता है, परी बड़े ही प्यार से अपने जेठ जी के लिए खाना लगाने लगती है।
ये सब देखकर प्रदीप को बड़ा ही अजीब लगता है और वो परी से कहता है, अरे परी, तुम पार्टी में नहीं गई क्या? और इतनी रात हो गई, तुम अब तक जाग रही हो? नहीं जेठ जी, वो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मेरी तो आंख लग गई थी, पर आप आए तो मेरी आंख खुल गई। आइए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं परी, मुझे नहीं खाना, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा, मैं अपने रूम में जाता हूँ, गुड नाइट। इतना बोलकर प्रदीप अपने कमरे में जाने लगता है और तभी परी गिरने का नाटक करती है। अब जल्दी से प्रदीप परी को जाकर उठाता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो ना परी? नहीं जेठ जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, अचानक से चक्कर आ गया और मैं गिर गई। लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है, मुझे उठा नहीं जा रहा। क्या आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हैं? परी को दर्द में देखकर अब प्रदीप से रहा नहीं जाता और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे उसके कमरे तक ले जाता है। अब जैसे ही प्रदीप परी को बेड पर रखने वाला होता है कि तभी लाइट चली जाती है और इसी मौके का फायदा परी उठाती है और कस के अपने जेठ को पकड़ लेती है। नहीं प्रदीप जी, मुझे नीचे मत उतारो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम इसी तरह मुझे अपनी बाहों में पकड़े रखो ना। परी को इस तरह से डरा सहमा देख अब प्रदीप भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अब प्रदीप परी के झूठे प्यार में फंस जाता है और इस तरह से छुप छुप कर प्रदीप परी को महंगे महंगे तोहफे देने लगता है। परंतु एक दिन जब प्रदीप परी के लिए तोहफा लेकर आता है तो वो परी को फोन पर उसकी माँ से बात करते हुए सुनता है। माँ, बहुत जल्दी तुम्हारी बेटी इस घर पर राज करेगी, राज, क्योंकि तुम्हारी बेटी की बातों में इस घर का राजा आ चुका है। बस आज रात को मैं अपने पूरे घर वालों को जहर दे दूंगी सिवाय प्रदीप के, और उनके सामने रोने का छोटा मोटा नाटक करके उन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं और प्रदीप जी रहेंगे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं परी को छोड़ूंगा नहीं। मैं सबको इसकी सच्चाई बता दूंगा और इसे घर से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। इतना बोलकर प्रदीप परी की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और घर वालों को सुना देता है। अब सभी को परी की काली करतूत का सच पता चल जाता है, जिसके बाद हिमांशु और तारा मिलकर परी को घर से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदीप हाथ जोड़कर अपनी बीवी से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। अर्पिता, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। मैंने मन ही मन परी को अपनी बीवी मान लिया था और तुम्हारी सौतन, वो तो भगवान का भला हो जो समय रहते मुझे उस लड़की की सच्चाई पता चल गई और मैंने अपने घर वालों को बचा लिया, वरना आज चालाक लड़की की वजह से मैं आप सबको खो देता। प्रदीप जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी बहक जाता। हम सबको क्या पता कि परी इतनी खराब लड़की है। उसने तो आपकी और मेरी जिंदगी के साथ साथ देवर जी की भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। आज आपकी वजह से हम सब जिंदा हैं और वो लड़की इस घर से बाहर। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है, इसके लिए तू खुद को दोषी मत मान। हाँ भैया, वैसे भी हम सब जितनी जल्दी पुरानी बातों को भूलेंगे हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि प्रदीप की गलती नहीं होती, इसलिए प्रदीप के घर वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो सब एक साथ फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। तारा के 2 बेटे थे, प्रदीप और हिमांशु। तारा का बड़ा बेटा बहुत ही समझदार था, उसने अकेले ही पूरा घर संभाला हुआ था। तारा की बड़ी बहू अर्पिता भी काफी समझदार थी, इसलिए तारा चाहती थी कि उसके छोटे बेटे हिमांशु की शादी भी एक ऐसी ही संस्कारी और गुणी लड़की से हो। इसलिए तारा हिमांशु के रिश्ते के लिए पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे बड़े बेटे प्रदीप के लिए जैसी बहू लेकर आए थे ना, वैसे ही बहू आप मेरे हिमांशु के लिए भी ढूंढ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की शादी हो सके। हाँ पंडित जी, देवरानी आ जाएंगी तब मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हिमांशु बेटा की शादी अब मैं जल्द से जल्द करवा लूंगा, ताकि बड़ी बहू को देवरानी का साथ मिल सके और आपको अपनी छोटी बहू का।